सबसे पहले पाठशाला में इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें रखूंगी और जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज भी कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों के बीच क्रेज है। ये तस्वीरें देखिए। मेलबर्न ने अपने मार्वल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का मार्वलस शो देखा। पीएम मोदी के शब्दों में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम हाउसफुल रहा, ब्लॉकबस्टर रहा। 30,000 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर पीएम मोदी के नाम के नारे लगा रहे थे। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम की ये तस्वीरें सिर्फ एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत भर की नहीं है, ये प्रमाण है पीएम मोदी के वैश्विक धाक कैसे आज भी कायम है। पीएम मोदी का ऑरा वैसा का वैसा है, पॉपुलैरिटी वैसी की वैसी है, दबदबा बिल्कुल वैसा का वैसा जब आज से 12 साल पहले आपने न्यूयॉर्क में देखा था। यह उन तमाम विरोधियों को जवाब है जो एक झूठा नैरेटिव बना रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख कहां है, लोकप्रियता कहां है, ग्राफ कहां है। आज इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से वो जवाब मिल गया है। इस विदेशी स्टेडियम में एक सुर में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और ड्रम्स नहीं थे, ढोल नगाड़े ताशों के साथ। सिडनी हो या मेलबर्न, न्यूयॉर्क हो या लंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार, उतना ही प्रखर है, उतना ही जादुई है जितना एक दशक पहले हुआ करता था। और ये जलवा कोई बनावटी प्रचार नहीं है, बल्कि सालों से की गई मेहनत और कमाए गए विश्वास से बना हुआ है। इतिहास में ऐसे मौके कम आते हैं जब दो देशों के रिश्ते एक साथ इतने भावुक और मजबूत नजर आते हैं। पूरे स्टेडियम में झाल की कड़क और ढोल की थाप, ताशे की थाप सुनाई पड़ रही थी और पीछे मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे सुनाई पड़ रहे थे। भारत से 8,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की हवा में भी भारत की धड़कन महसूस आप करेंगे जब सुनेंगे। लोग फोन ऊपर उठाए हुए, सीने में गर्व लिए हुए, होठों पर भारत का जयकारा लिए हुए इन सारी तस्वीरों को और मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। सुनिए। Please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvelous Melbourne. ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में 1-2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1-11 हो रहा है। ये तस्वीर तो आपने देख ली। अब आपको बताती हूं कि ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने क्या किया जिसकी वजह से भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर आप इस खबर को देख सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे में यूरेनियम को लेकर एक अहम समझौता किया है और ये छोटी बात नहीं है। ये समझौता भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के तहत भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम इंपोर्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का करीब 1/3 लगभग 28% यूरेनियम का भंडार है। वो ना तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, ना ही हथियार बनाता है। ऑस्ट्रेलिया ये सारा यूरेनियम एक्सपोर्ट कर देता है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जो यूरेनियम डील की है उसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों?
अब इसे दो पहलू से समझाने की कोशिश करती हूं। वही यूरेनियम जहां आज हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हम खरीदेंगे ताकि इसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए किया जा सके, लेकिन इस एक यूरेनियम से आप दो अलग अलग देशों की डील को समझिए, उनकी नीयत को समझिए। बिल्कुल अलग तरीके यूरेनियम डील के, वही यूरेनियम, लेकिन उसे पाने के दो बिल्कुल अलग तरीके, एक नाश के लिए और एक सृजन के लिए। एक तरीका उस देश का जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलता है, और एक तरीका उस देश का जिसका राष्ट्रपति ये सोचता है आई मी माई सेल्फ के अलावा कुछ भी नहीं, धौंस और दबदबा, बस यही है उसकी जिंदगी का मकसद। एक तरीका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का और दूसरा तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने कूटनीति से यूरेनियम जीता और ट्रंप ने युद्ध करके भी उसे खो दिया। पिछले 4 महीनों की टाइमलाइन एक बार आपको बताती हूं और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूरेनियम के खेल में मोदी पास हुए और ट्रंप की नीति पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ईरान के करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरी की पूरी दुनिया को जंग में धोस दिया। 28 फरवरी से लगातार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नतांज, फोर्दो, इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार कई सारे हमले किए। जब हमलों से बात नहीं बनी तो 26 मार्च को 15 पॉइंट वाला एक प्रस्ताव भेजा। ईरान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत में क्या चल रहा था उस दिन, उस टाइम पर, उस टाइमलाइन के दौरान, उसी समय 2 मार्च को भारत और कनाडा ने यूरेनियम सप्लाई के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर साइन किया। 2027 से 2035 तक 9 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया गया। 7 अप्रैल को भारत में तमिलनाडु में खुद की तकनीक से बना नया परमाणु रिएक्टर चालू किया गया। 28 अप्रैल को कजाकिस्तान की बड़ी कंपनी और भारत के बीच यूरेनियम को लेकर करीब $4 अरब का समझौता हुआ। और उधर ट्रंप क्या कर रहे थे? 16 मई को ट्रंप ईरान को फिर से न्यूक्लियर प्रस्ताव भेजते हैं, धमकी देते हैं, शर्तें नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। 8 से 9 जून के बीच फिर ट्रंप ईरान को यूरेनियम स्टॉक पाइल को लेकर प्रस्ताव भेजते हैं। ईरान घास नहीं डालता, एक नया प्रस्ताव बनाकर भेजा। जून के महीने में 22 और 23 तारीख को एस जयशंकर मंगोलिया दौरे पर पहुंचे। ये वही मंगोलिया है जहां 90,000 टन से ज्यादा यूरेनियम का भंडार है। बिल्कुल इस टाइमलाइन को 2 तरीके से समझिएगा, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत। 8 जुलाई को ट्रंप का कागजी सीज फायर खत्म हो जाता है। खुद ट्रंप कहते हैं कि अब वो किसी तरह के एमओयू को नहीं मानते हैं, और उसके ठीक एक दिन बाद भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम पर मेगा डील फाइनल हो जाती है। इतना सब करने के बाद भी ट्रंप ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करने से रोक नहीं पाए। खबर है कि ईरान ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हलचल देखी गई है। ईरान के सैटेलाइट तस्वीरों में गाड़ियां, सीमेंट के ट्रक, पिकअप ट्रक इस साइट पर आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अपनी जो मसल कूटनीति है उसकी वजह से ट्रंप जहां से चले थे घूम घाम कर वहीं आ गए हैं, और अपनी मैच्योर कूटनीति की वजह से मोदी ने वो सब कर दिया जो देश हित के लिए जरूरी था, बगैर किसी को डराए और धमकाए। सब कुछ साफ है। आप दुनिया के कितने भी बड़े चौधरी क्यों ना हो जाए, अगर आपकी नीति में सम्मान और सहयोग नहीं है तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। पीएम मोदी की नीति ने यह साबित कर दिया कि असली मास्टर क्लास वो है जहां शोर कम होता है, परिणाम ज्यादा होता है। पीएम मोदी दूर की सोचते हैं, ये साफ है। तभी तो जब पूरी दुनिया युद्ध का दंश झेल रही थी, जब वॉशिंगटन बारूद के धुएं में अपनी साख ढूंढ रहा था, नई दिल्ली में बिल्कुल अलग और शांत कहानी लिखी जा रही थी।
भारत की टेबल पर भी यूरेनियम का ही जिक्र था, लेकिन निर्माण के लिए था, आत्मनिर्भरता के लिए था, खुद मुख्तारी के लिए था। और अब आपको बताती हूं कि पीएम मोदी यूरेनियम को लेकर इतने फोकस्ड क्यों नजर आ रहे थे। हम चलते हैं नोटपैड का रुख करते, यानी बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। ये देखिए, पहले प्रणाम बोर्ड बाबू को, और उसके बाद आपको भारत की यूरेनियम की जरूरत से रूबरू करवाती हूं। हर साल कितना मेट्रिक टन हमको चाहिए होता है? 1800 से 2000 हर साल हमें चाहिए होता है। फिर आइए भारत का प्रोडक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है ना भाई, हम कितना उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। प्रोडक्शन हमारा कितना है? 600 मेट्रिक टन है, ठीक है, 600 मेट्रिक टन हर साल है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी खासी जरूरत हमें इस वक्त है। आगे आ जाइए यहां पर। भारत का यूरेनियम इंपोर्ट जो है, हम कहां से, क्योंकि सिर्फ 600 मेट्रिक टन ही हम उसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो कजाकिस्तान से हम कितना ऑर्डर करते हैं? 40 से 50%। फिर आप आ जाइए कनाडा की तरफ। कनाडा से कितना करते हैं हम? 20 से 30% करते हैं। अब इधर रूस की तरफ आ जाइए, कम करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। रूस में कितना करते हैं? 10 से 15% हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। और फिर नंबर आता है उज्बेकिस्तान का, भी मैं जिक्र कर रही थी ना उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान से करीब 10% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। और इसीलिए हमें ये इंपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि हमें मेक इन इंडिया में यूरेनियम की सख्त आवश्यकता है। सिर्फ बिजली नहीं, यूरेनियम का भारत में इस्तेमाल जो है बिजली बनाने के लिए ही नहीं होता है, बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। यूरेनियम का न्यूक्लियर मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कृषि में भी होता है, कृषि से जुड़ी रिसर्च, फूड प्रिजर्वेशन में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और सबसे जरूरी रक्षा और डिफेंस, न्यूक्लियर हथियार बनाने में यूरेनियम हमें चाहिए। और हम केवल हर साल 600 मेट्रिक टन ही उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं, और इसीलिए हमें बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हमें अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 500 गीगावाट बगैर फॉसिल फ्यूल के बनाना है। फॉसिल फ्यूल क्या हुआ? फॉसिल फ्यूल बताइए, तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना। फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल, इससे बनने वाली ऊर्जा। और 2070 तक भारत ने नेट जीरो बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब ये नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो का मतलब होता है देश में एनर्जी सोर्स से प्रदूषण या कार्बन जो है वो उतना ही निकलेगा जितना पर्यावरण खुद उसे सोख लेगा। इसी टारगेट की तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमारे सेंटर ऑफ स्कीम में सबसे ज्यादा यूरेनियम को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि वो हमारे इस लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। राजनीति और कूटनीति में एक बात कही जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। जो नियम दुनिया को झुकाते हैं, कभी कभी मजबूत इरादों के सामने वो नियम खुद झुक जाते हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की कमान संभाली, उसी साल एक बड़ा और बेहद मुश्किल टारगेट उन्होंने तय कर लिया। टारगेट पता है क्या था? ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए यूरेनियम लाना, जो पूरा हुआ है आज। अब चुनौती क्या है? ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी जिसे कहते हैं, उसका पक्का पैरोकार है, जो भारत को परमाणु संपन्न देश ही नहीं मानता, बिना दस्तखत किए यूरेनियम देने से वो साफ मना भी करता आया है। लेकिन पीएम मोदी ने इस नो को यस में बदलने की ठान ली। उन्होंने अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी और पर्सनल केमिस्ट्री का एक ऐसा जाल बुना जो ऑस्ट्रेलिया कभी टस से मस नहीं हो रहा था। 2015 में समझौते पर राजी हुआ, 2025 में 7 दौर की बातचीत हुई, और आज 9 जुलाई
2026 को आखिरकार दोनों देशों ने यूरेनियम एक्सपोर्ट्स के फाइनल एग्रीमेंट पर मुहर लगा दी है। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है हुकम, ये पीएम मोदी की वो ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का लोहा मनवाया है। सोचिए, बगैर एनपीटी पर साइन किए, भारत की संप्रभुता और शर्तों से बिना कोई समझौता किए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को इस बात पर राजी कर दिया कि भारत को यूरेनियम मिलना ही चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है IAEA, उसके साथ सुरक्षा घेरे में रहकर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो ये समझौता है, ये साबित करता है कि आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है और दुनिया के तमाम मुल्क भारत पर उसकी नीयत पर भरोसा करते हैं कि ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक नई उड़ान इससे मिली है। इसे कहते हैं असली ग्लोबल कूटनीति। और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि भारत का ये विश्वास जो दुनिया उस पर कर रही है बरकरार रहे और मजबूत हो।